रहमान रहीम, गुड इवनिंग और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम द लॉ शो के साथ ज़ाकिर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आपको अच्छी तरह मालूम है, हमारा ये प्रोग्राम लाइव इंटरेक्टिव प्रोग्राम होता है जिसमें हम आपकी लाइव कॉल्स देते हैं। आपको किसी किस्म का कोई कानूनी मसला है, आप इस प्रोग्राम में हमें कॉल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो आपके मसाइल हैं, जो आपका मसला है, उस सिलसिले में गाइड कर सकूँ। हमेशा की तरह प्रोग्राम के शुरू में चंद बातें ज़रूर रिपीट करूँगा। सबसे पहले ये नाज़रीन कि जब आपकी कॉल आप करते हैं और आपकी कॉल थ्रू होती है तो बराए मेहरबानी अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें ताकि बग़ैर किसी डिले और डिस्टर्बेंस के हमारी आपसे बात हो सके। उसके अलावा अपना सवाल मुख्तसर और एक तक महदूद रखें। मेरी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हमारे कॉलर्स जो हमें कॉल करते हैं उन सारों की कॉल्स दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स दे सकें। तो बराए मेहरबानी अपना सवाल मुख्तसर और एक तक महदूद रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब आप मुझे कॉल करते हैं और मुझसे बात होती है तो मेरी कोशिश होती है कि जितना भी वक्त मुझे इजाज़त देता है मैं आपको आपके जो लीगल प्रॉब्लम है उस सिलसिले में गाइड कर सकूं। लेकिन चूँकि वक्त कम होता है और इस तरह टेलीफोन पे टीवी पे डिटेल में बात नहीं हो सकती, तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि किसी कन्फ्यूजन से बचने से बेहतर है कि कोई भी अपना अगला स्टेप उठाने से पहले आप किसी वकील के पास, मुझसे बात करने के बावजूद भी इस प्रोग्राम में किसी वकील के पास जाकर अपना प्रॉब्लम डिटेल में ज़रूर डिस्कस कर लिया करें ताकि कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। तो ये तो नाज़रीन वो बातें हुई जो कि मैं हर प्रोग्राम में रिपीट करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम की वसातत से आपको जो ख़ास तौर पे यूके के इमिग्रेशन कवानीन है उस सिलसिले में काफ़ी हेल्प हो रही होगी। जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं इमिग्रेशन से मुतल्लिक, आप इस प्रोग्राम में हमें कॉल करते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बताऊं। तो और वक्तन फ़वक्तन जो इमिग्रेशन यूके इमिग्रेशन कवानीन में जो अपडेट्स आती रहती हैं तो मैं वो भी वक्तन फ़वक्तन अपने प्रोग्राम में बताता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हासिल हो रहा होगा। नाज़रीन, स्क्रीन पे हमारा स्टूडियो का नंबर आ रहा है और इसी नंबर पे आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा स्टूडियो का नंबर आ रहा है, इसी नंबर पे आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। पिछले चंद प्रोग्रामों में मैंने ज़िक्र किया था रेफरेंडम के बाद से, जो EU रेफरेंडम हुआ था उसके बाद से जो सिचुएशन डेवलप हुई थी कि बहुत से लोगों को ये डर था, ख़ास तौर पे वो लोग जो यूरोपियंस हैं या यूरोपियन डिपेंडेंट्स हैं कि उनके साथ क्या होगा। अभी तक सिचुएशन वही है, यानी कि यूके जो है वो पार्ट ऑफ EU है, तो किसी किस्म की कोई घबराने की बात नहीं है। मैंने अपने पिछले प्रोग्रामों में जिक्र ये ज़रूर किया था कि अगर आपका जो राइट ऑफ रेजिडेंस यहाँ पे ड्राइव होता है EU नेशनलिटी से या उसकी डिपेंडेंसी की बेसिस पे, तो वो आपको ज़रूर चाहिए कि आप उस सिलसिले में एप्लीकेशन अपनी कर दें, क्योंकि जब एक मरतबा आपको उस सिलसिले में वीज़ा या रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है तो कल को यूके गवर्नमेंट की अगर कोई भी पॉलिसी आती है तो आम तौर पे जिन लोगों के पास ये कार्ड, रेजिडेंस कार्ड या यहाँ पे रहने की इजाज़त होगी, तो मेरे ख़्याल में उनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी नहीं पड़ेगी। उसके अलावा अभी कुछ कहना एग्जैक्टली मुश्किल है कि यूके गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होगी, लेकिन जैसे कि मैंने कहा आम तौर पे वो लोग जो यहाँ पे ऑलरेडी हैं, यूरोपियन यूनियन के लोग या उनके डिपेंडेंट्स जो हैं और उनके पास अगर यहाँ का रहने की परमिशन भी है और वीज़ा है, तो उनको मेरे ख़्याल में कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने एप्लीकेशन नहीं की हुई इस सिलसिले में और आप EU रेजिडेंट, EU सिटीज़न हैं या आप EU सिटीज़न के डिपेंडेंट हैं, तो अगर आपको अभी स्टेज पे आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं भी है तो फ्यूचर के लिए मेरे ख़्याल में बेहतर है कि अभी से अगर आप एप्लीकेशन कर लें ताकि फ्यूचर में आपको कोई मसला ना हो। तो ये तो एक जनरल सी बात होगी। अब हम प्रोग्राम का आगाज़ अपने पहले कॉलर से करते हैं और देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? मैं जी अकरम बोल रहा हूँ लंदन से। जी अकरम क्या हाल है साहब? आपके? ठीक ठाक जी अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं अकरम साहब, आप कैसे हैं और क्या सवाल आपका? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। मेरा एक छोटा सा सवाल है। मैं Tier 1 जनरल पर हूँ और इंडेफिनेट अप्लाई करूँगा नवंबर में।
लेकिन मेरी बीवी भी मेरे साथ डिपेंडेंट है, उन्होंने भी 5 साल पूरे करनी है, लेकिन उनके 5 साल नेक्स्ट मंथ कंप्लीट हो रहे हैं। तो मैंने होम ऑफिस फोन किया था, तो मैंने उन्हें पूछा कि भाई मैं अगर अपनी मिसिस का मैं सेपरेट अप्लाई कर लूँ सितंबर में और मैं खुद नवंबर में करूँ तो ऐसा पॉसिबल है? उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकता है, और आप उनके लिए सेट ओ यूज करेंगे। तो आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि ये इंफॉर्मेशन ठीक है या क्योंकि वो कस्टमर सर्विस पर लोग होते हैं, मालूम नहीं कि वो जी। ठीक इंफॉर्मेशन दे रहे आपके हैं या 5 साल कब पूरे हो रहे हैं? नवंबर दिस ईयर? नवंबर दिस ईयर या। और हाँ आपकी जी। वाइफ के कब पूरे हो रहे हैं? उनके सितंबर में 5 साल पूरे हो जाएंगे मेरे डिपेंडेंट टीयर 1 जनरल पे। यानी कि अगले साल सितंबर? नो नो, दिस ईयर। नहीं, आपके 5 साल अगर नवंबर में पूरे हो रहे हैं तो उनके सितंबर में पहले किस तरह पूरे हो रहे हैं? नहीं नहीं, हम दोनों के सितंबर में ही पूरे हो रहे हैं, लेकिन हमारा पास जो वीजा है वो नवंबर तक है और मेरी इनकम अभी पूरी नहीं है, जिसकी वजह से मैं नवंबर में करूंगा। लेकिन हमें जो पहला टीयर 1 इनिशियल मिला था वो सितंबर जी। 2011 लेकिन में मिला लेकिन था। लेकिन आपकी वाइफ का वीजा कब तक वैलिड है? मेरे मेरे तक वैलिड है नवंबर तक ही। तो आप ये चाह रहे हैं कि पहले आप वाइफ के लिए अप्लाई करें सितंबर में और फिर नवंबर में आप अपने लिए अप्लाई करें? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी, मेरे हिसाब से तो ये आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखें आपकी वाइफ जो है आपकी आपकी एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट है। जब आपकी एप्लीकेशन हुई नहीं इनडेफिनेट की, तो आप अपनी वाइफ की पहले एप्लीकेशन किस तरह कर रहे हैं? वो मैंने उनसे पूछा है होम ऑफिस वालों से, वो कहते हैं कि आपका इंडेफिनेट होना ना होना जरूरी नहीं है, उनके पॉइंट बेस्ड सिस्टम पर 5 साल पूरे हो गए हैं तो वो अपना सेपरेट इंडेफिनेट अप्लाई कर जी, सकते हैं। मेरे ख्याल में इसमें आपको बिल्कुल प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो आप पे डिपेंडेंट हैं। अगर वो जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे जो डिपेंडेंट वो एप्लीकेशन जो कर रही हैं उसका लिंक आपकी एप्लीकेशन के साथ है। अगर आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ होती है फॉर सम रीज़न, तो उनकी एप्लीकेशन भी रिफ्यूज़ होगी, तो क्योंकि वो आप पे डिपेंडेंट हैं। तो इसलिए वो अपने 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 कोई इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं अप्लाई कर रही। तो इसलिए मेरे ख्याल में तो उसमें ज़रूर प्रॉब्लम हो सकती है। उसलिए बेहतर ये है कि जब आप अपने लिए अप्लाई करें तो फिर आप उनके लिए भी उस वक्त अप्लाई करें। और मुझे भी कोई रीज़न भी समझ नहीं पड़ रहा कि आप अभी क्यों उनका अप्लाई करना चाह रहे हैं जब अपना आप नवंबर में अप्लाई करना चाह रहे हैं। नहीं मैं- वो जी उनके 5 साल पूरे हो गए, फॉर्म में ऐसा लिखा है सेटो में, और ये कंफर्म भी किया होम ऑफिस ने कि आप कर सकते हैं। इस वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज था, तो इसलिए आपसे जी। पूछा मैं कि देखें, शायद आप ये बिल्कुल इंफॉर्मेशन देखें। ठीक है या जी नहीं, इसलिए फोन जी, किया। बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल कर सकते हैं 5 साल जब पूरे हो जाते हैं आप लेकिन जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि आपकी वाइफ आप पे डिपेंडेंट है। अगर आपको वीज़ा मिलेगा तो आपकी वाइफ को मिलेगा। अगर आपको वीज़ा आप पॉइंट पूरे नहीं करते तो आपकी वाइफ जो है वो क्वालिफाई नहीं करेंगी इंडेफिनेट के लिए। इस बेसिस पे किसी और कैटेगरी में जाएं या डिफरेंट, वो दैट समथिंग एल्स, लेकिन इस बेसिस पे जो बात हो रही है उस पर क्वालिफाई नहीं करेंगी। तो अगर वो आपके साथ लिंक्ड हैं तो आप वो पहले किस तरह अप्लाई कर सकती हैं और आप बात किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बेहतर ये है कि जब आप अपना अप्लाई करेंगे नवंबर में तो तभी उनका भी अप्लाई करें। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? जी, मैं लंदन से बात कर रही हूँ। जी नाम मैं नहीं बताना ठीक है, चाहती। कोई बात नहीं, कोई बात तो नहीं। जी, आप अपना सवाल बता दें। मैं क्वेश्चन मेरा है आपसे ये कि मेरी ना पहले डिवोर्स हुई थी, मेरे 2 बेटे हैं। तो मैंने दूसरी शादी निकाह सिर्फ किया है, रजिस्टर नहीं किया है। तो वो लड़का जो है ना मेरे साथ ठीक नहीं है पिछले 1 ईयर से ना। तो अभी मेरी प्रेगनेंसी होगी, मेरी ड्यू है ना नेक्स्ट मंथ। तो वो मुझे बड़ा ब्लैकमेल करता है कि तुम मुझे वीजा नहीं दोगी तो मैं बच्चे के सर पे ले लूंगा। तो मैंने ये कहना था कि ये मेरे बच्चे के उस पे क्लेम कर सकता है? देखें, बच्चे के बेसिस पे बिल्कुल वो एप्लीकेशन कर सकता है। वो होना ना होना बात की बात है, लेकिन बिल्कुल अगर किसी का कोई ब्रिटिश बच्चा है यहाँ पे और उससे वो मिलता भी नहीं, है। वो जी उसका तो अपना HSMP का वीजा जो है ना कोर्ट में लटका हुआ है, लेकिन उसके बैरिस्टर ने उसको कहा है कि तुम बेबी की ड्यू तक वेट करो तो फिर हम तुम्हारा बेबी पे। लेकिन मैं तो उस देखें उससे तो मेरे साथ धोखा किया है ना। देखें, वो वो तो एक मुंह अलग पे इशू मुझे है। साफ जी कहता है कि जी देखें। मैं तो बच्चे से वीजा लूंगा, मुझे तो सिर्फ वीजे में इंटरेस्ट था। तो ये तो देखें उसने मेरे जी साथ, अब मैं नहीं चाहती हूँ कि वो इस कंट्री में रहे। अब
देखें बात यह है कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, मैं वो तो आपको नहीं यहाँ पे एडवाइस कर सकता, लेकिन एक जनरली अगर किसी का कोई ब्रिटिश बच्चा है और उससे वो मिलता भी है या उससे उसके पास मिलने का राइट भी है, तो ऐसी सूरत में उस बेसिस पे वो अप्लाई कर सकता है। अब अगर उन्होंने आपके साथ धोखा किया या नहीं किया वो तो एक लंबी सिचुएशन है। बर्थ सर्टिफिकेट में नाम अगर नहीं लिखूं तो वो फिर देखें अगर मुश्किल हो सकती है। बर्थ सर्टिफिकेट में आप अगर उनका नाम नहीं भी लिखते तो अगर वो डीएनए के लिए वो जाता है कोर्ट में तो और डीएनए होता है और बच्चा ये प्रूव होता है कि उसी का है, तो फिर ऑब्वियसली वो बात वही हो जाती है ना। मेरा मशवरा ये है कि आप इस चीज़ पे ज़्यादा रिलाई मत करें कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, क्योंकि आपके साथ अगर धोखा हुआ है या आप उसके साथ खुश नहीं हैं तो वो तो एक अलग इशू है ना, आप उसके साथ मत रहें या जो भी। अब इस चीज़ को तो अगर बच्चा उसका है तो इस चीज़ को तो आप डिनाई नहीं कर सकती ना कि बच्चा उसका है। तो यहाँ पे इस मुल्क के कानून के हिसाब से बच्चे को अगर किसी का बच्चा है तो उसका फादर और मदर दोनों का राइट है कि वो उससे मिलें, फादर का भी उतना ही राइट है कि वो बच्चे से मिले अगर बच्चा उसका है। लेकिन ये एक लंबा एक प्रोसीजर है जिसमें ऑब्वियसली कोर्ट सारा कुछ देखेगी। आपने जो सवाल किया है बहरहाल उस हवाले से मैंने जिस तरह के जवाब दिए कि अगर बच्चा किसी का यहाँ पे हो और उससे वो बच्चे को मिलने का राइट भी हो तो वो फिर उस बेसिस पे एप्लीकेशन जो है वो कर सकता है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? मोहसिन बात कर रहा हूँ मैं एंडोवर से। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी मेरा स्पाउस वीज़ा पे था, मैं इधर, तो मेरा स्पाउस वीज़ा मेरा आज मुझे जो है वो फर्दर लीव टू रिमेन, आई जस्ट गॉट द पेपर्स बैक, तो बीआरपी कार्ड भी मुझे मिल गया है 2 days 3 days बिफोर, लेकिन पासपोर्ट के ऊपर मेरा स्टिकर नहीं है। सो इज दैट ओके? देयर इज अ न्यू रूल नाउ, दे नहीं, पासपोर्ट के ऊपर तो पासपोर्ट। जी हेलो जी पासपोर्ट पे स्टिकर नहीं लगता, वो आपको बीआरपी कार्ड देते हैं। तो बीआरपी कार्ड के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं, इसको इशू नहीं पाकिस्तान में? जी बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं, आप देते ही वो बीआरपी कार्ड है। अच्छा, और एक और क्वेश्चन है, मैंने आइल्स जो मैंने दुबई से किया हुआ था मेरा एक्सपायर हो गया था, अभी वो ऑब्वियसली मैंने फर्दर लीव टू रिमेन में किया है तो वर्क हो गया है, यही सेम हम अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनिट के टाइम भी? नॉर्मली 2 years के लिए वैलिड होता है। नहीं, मैंने क्योंकि पूछा था मेरा ऑलरेडी, क्योंकि मैंने फर्दर आपने ऑलरेडी किया हुआ किया है ऑन द बेसिस ऑफ माय आइल्स व्हिच आई डिड फ्रॉम दुबई, तो दुबई से मैंने किया था, वो भी मेरा चला है ऑब्वियसली, मुझे डॉक्यूमेंट वापस मिल गए हैं, मेरा फर्दर लीव टू रिमेन हो गया है, मुझे आज ही वापस मिला है। देखिए ऑब्वियसली यही आइल्स मेरा चल सकता है फॉर द इंडेफिनिट लीव एज वेल। आप जरा मेरी बात भी सुन लें प्लीज, कि देखें होता ही है कि जो आपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया है तो वो वही रिक्वायरमेंट चलती है इंग्लिश की, जो कि आपने अगर आपने पहले एक इंग्लिश की रिक्वायरमेंट को मीट किया हुआ है तो आपको फिर दोबारा से आपका वही चल जाता है। तो चूँकि आपने शुरू में किया था और वो आप रिक्वायरमेंट मीट करते थे तो दोबारा वो चल गया। A1 की रिक्वायरमेंट है एक्सटेंशन के वक्त और इनिशियल एप्लीकेशन के वक्त। जो इनडेफिनिट के लिए वो है वो B1 की रिक्वायरमेंट है, और B1 के लिए फिर जो है वो उस वक्त वैलिड होना चाहिए जो आपका। तो मेरे ख्याल में आपको जब आप इनडेफिनिट के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर आपको B1 या उसके इक्विवेलेंट इंग्लिश का जो है वो शो करना पड़ेगा वैलिड। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, एक वक्फे पे हम जा रहे हैं, आप किधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम द लॉ शो के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। ब्रेक से पहले हम टेलीफोन कॉल दे रहे थे, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, मेरा नाम अर्पित सिंह है। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर मैं ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਚਆਰ ਦਾ ਕੇਸ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਜਾਂ 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਤੁਹਾਡੇ 7 साल पूरे नहीं हुए? सॉरी, आप ये कह रहे हैं कि अगर आप 10 दिन पहले डाल देते हैं तो होम ऑफिस ये बोले कि आपके 7 साल पूरे नहीं हुए? हाँ जी। कब आपके 7 साल पूरे हैं? 10 नवंबर को? 10 नवंबर को भी।
तो आप चाह रहे हैं कि 8-10 दिन पहले एप्लीकेशन कर दें? हाँ जी जी कर सकते हैं, जी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇ 1 ਜਾਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ जी आमतौर पे कोई इशू नहीं होता उसमें, लेकिन जहाँ पे आप जी तो आमतौर पे कोई इशू नहीं होता। ठीक है सर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अगले Okay, कॉलर की thank you, तरफ thank you. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? मैं शहजाद बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये था कि मैं ये पूछना चाह रहा था, मैं असाइलम पे हूँ यहाँ पे 3-4 साल से, टोटली मुझे 7-8 साल हो गई और केस वगैरह सारे डिफरेंट तरीकों से रिफ्यूज हो गए सारा कुछ। सवाल मेरा ये, क्या मैं कोई और दूसरी एप्लीकेशन कर सकता हूँ जिस तरह 2 लाख पाउंड वाली है, या उससे हट कर कोई और एप्लीकेशन कर सकता हूँ? एक सवाल तो मेरा ये। दूसरा सवाल मेरा ये, अगर जो असाइलम सीकर काम करते हुए पकड़ा जाए तो उसके साथ ये क्या करते हैं, वापस भेज देते हैं या क्या करते हैं? देखिए, जहाँ तक पहले सवाल का ताल्लुक है कि आप कोई इस तरह 2 लाख पाउंड वाली या कोई ऐसी एप्लीकेशन यहाँ पे कर सकते हैं इमिग्रेशन कोई कैटेगरी में, तो वो आप नहीं कर सकते। अगर आपने असाइलम के लिए अप्लाई किया हुआ है, केस वेस रिफ्यूज़ हो गया है, तो आप खाली ये कर सकते हैं कि अगर आप कोई मज़ीद एविडेंस है आपके ख़िलाफ़ या कोई और एविडेंस है जिसकी बेसिस पे आप कोई फ़्रेश एप्लीकेशन या वही ह्यूमन राइट्स वगैरह की एप्लीकेशन यहाँ पे रहने की बेसिस पे जो एप्लीकेशन है वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो किसी और कैटेगरी में आप स्विच नहीं कर सकते जो इमिग्रेशन रूल्स के तहत, कि आपको बिज़नेस जो कैटेगरी है ये एंटरप्रेन्योर का या इस किस्म की कोई कैटेगरी में आप स्विच नहीं कर सकते। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कि अगर कोई काम करते हुए पकड़ा गया, तो अगर ऑब्वियसली काम करते हुए पकड़ा गया तो उसको वो होम ऑफिस डिटेन कर सकता है और वापस भिजवा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, सर। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? सर हमाद बात कर रहा हूँ लिवरपूल से। जी हमाद साहब बोलिए। मैंने असाइलम क्लेम किया था जो कि पहले रिफ्यूज सर्टिफाई हो गया था सेक्शन 94 के तहत जी। तो उसके बाद फिर मैंने फ्रेश क्लेम किया था, वो भी जो है वो मुझे उसमें राइट ऑफ अपील रिफ्यूज हो गया जी। राइट ऑफ अपील मुझे नहीं मिला, आउट ऑफ कंट्री मिला था जी। तो उसके बाद फिर मैंने जीआर किया है। जीआर भी मेरी जो एप्लीकेशन थी परमिशन की वो अलाउ नहीं हुई सर। तो मुझे बच्चों के साथ यहाँ पे 6 साल और 4 माह तकरीबन हो गए। तो अभी मेरे पास कोई ऑप्शन है बाय लॉ कि मैं कोई और एप्लीकेशन कर सकूं, या फिर क्योंकि मैं नासपोर्ट पे हूँ, क्या मैं वेट कर सकता हूँ 8 माह के लिए, या कुछ और कोई ऑप्शन है मेरे पास? देखें, आपने असाइलम किया था, वो रिफ्यूज़ हो गया, तो ऑब्वियसली वो देखना ये पड़ेगा कि आया कि कोई मज़ीद कोई फ्रेश एप्लीकेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती। अगर आपके यहाँ पे बच्चे भी हैं, वही आपने जिस तरह बताया कि अभी 7-8 माह हैं उनको, यहाँ पे 7 साल होने के, लेकिन अगर इन द मीन टाइम मेरे ख़्याल में ज़रूर कोई ना कोई एप्लीकेशन तो इसलिए होनी चाहिए कि अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर विदाउट कोई एप्लीकेशन आप यहाँ पे रहेंगे, आपको ना सपोर्ट वगैरह भी मिल रही है, तो अगर कोई एप्लीकेशन नहीं है तो ऑब्वियसली उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। मेरा मशवरा, चूँकि आपको पहले रिफ्यूज़ हो चुका हुआ है और JR भी जो है वो अभी रिफ्यूज़ हो गया, तो मेरा मशवरा ये है किसी वकील के पास जाके आप इस हिस्से में डिटेल में उसको डिस्कस करें। इंशाल्लाह कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग जी। कौन बोल रहे हैं? मैनचेस्टर से बोल रही हूँ सर। जी बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन है जी जी कि मैं ओल्ड लॉ के अकॉर्डिंगली 2012 में मुझे मिला था स्पाउस वीजा, तो मैं यहाँ लैंड करी 2013 में, विच वाज टू फिनिश इन 2015 में। 2 इयर्स का दिया था उन्होंने। जी जी बिल्कुल। अब प्रॉब्लम ये हुई कि विद इन 2 इयर्स में जब मैंने अपना अप्लाई करना था इंडेफिनिट, तो मेरे को उससे पहले कोई 7-8 मंथ्स बिफोर मेरे को सिंपल क्वेश्चन मिल गया था। तो सिंपल क्वेश्चन मेरा 2 इयर्स नहीं हुए थे, मैंने 14 मंथ्स में अपना इंडेफिनिट अप्लाई कर दिया था। तो उन्होंने रिफ्यूज़ल दिया था ये कह के कि आप वर्बली, उन्होंने जो ऑफिसर थे उन्होंने ये कहा था कि आप 2 इयर्स जब आपके सिंपल क्वेश्चन के कंप्लीट हो जाएंगे देन आप अप्लाई कर सकते हैं अगेन इंडेफिनेट। अभी हम इंडेफिनेट नहीं दे रहे। उन्होंने मुझे 2 साल का एक्सटेंशन वीजा वो कार्ड के साथ दे दिया था जी। तो अब मेरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट मंथ मेरा 2 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चन को, तो कैन आई अगेन गो फॉर माई इंडेफिनेट? क्योंकि सेम डे सर्विस में 3000 पाउंड आए, मैं पहले भी मेरा चला गया, इस बार भी बड़ा
हमने उनको मेल लिखा है होम ऑफिस को पूछने के लिए कि हमें राइटिंग में दीजिए कि हम अप्लाई कर सकते हैं, आप कल को रिफ्यूज तो नहीं कर दोगे, फिर से मेरा तो 3000 पाउंड चला जाएगा। तो अभी तक मेरे को मेल का जवाब नहीं आया। तो यू आर एक्सेलेंट, आपका प्रोग्राम एक्सेलेंट है, इसका कोई जवाब नहीं है। तो मैंने सोचा आई ट्राइड योर नंबर और मिल गया, तो मैंने कहा लेट मी आस्क यू कि व्हाट शुड आई डू, आप क्या सजेस्ट करते हैं? कैन आई गो अहेड नेक्स्ट मंथ मैं इंडेफिनेट के लिए डालूं या शुड आई वेट फॉर 2017 तक मेरा वीजा है? सबसे पहले तो शुक्रिया आपने प्रोग्राम की तारीफ़ करने का। जहाँ तक देखें, बात यह है कि जब होम ऑफिस ने पहले आपको रिफ्यूज़ की आपकी एप्लीकेशन, तो उसमें उन्होंने यही कहा आपको कि जब आपका कॉशन 2 ईयर्स जब हो जाते हैं तो आप फिर उस वक्त अप्लाई करें, तो उस वक्त हम आपको जब आपको उन्होंने रिफ्यूज़ किया तो तब हम आपको फिर वो दे सकेंगे। अब अगर आपको 2 साल उसी बेसिस पे उन्होंने दिया है, एक्सटेंड किया है, और वही पुराने रूल्स के तहत आप चल रही हैं, अगर उसी बेसिस पे उन्होंने एक्सटेंड किया है और वो कॉशन ही एक रीज़न था जिसकी वजह से उस वक्त आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ किया था, और उसमें होम ऑफिस ने कहा था कि जब 2 साल पूरे हो जाएं तो फिर आप कर सकती हैं, तो फिर मुझे तो कोई ऐसी कोई इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र नहीं आती कि अगर अब 2 साल पूरे हो गए हैं, अगर आप अब करती हैं तो मुझे तो ये लगता है कि वो आपको दे देंगे। लेकिन कभी आप होम ऑफिस से ये आमतौर पे वो अगर आप उनको बोलेंगे कि जी इन राइटिंग आपको लिख के दें कि जी आपकी एप्लीकेशन अप्रूव कर देंगे, तो वो ज़रा मुश्किल होगा। मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको ऐसा कुछ इन राइटिंग लिख के देंगे। लेकिन जिस तरह आपने मुझे जो बताया है उस हवाले से तो मुझे तो ये लगता है कि कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर आप फिर भी चाहें तो किसी वकील के पास जाके डिटेल में इसको डिस्कस कर लें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मुझे अपनी एक दोस्त के बारे में मशवरा करना है आपसे। जी जी बोलिए। मेरी जो दोस्त है वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड करती है। जी जी। और आगे से उसकी जो बेटी है वो अपनी माँ पे डिपेंड करती है। तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी की है, तो अब उसके बारे में मालूम करना है कि क्या वो अपने दामाद को बुला सकती हैं या किस तरह बुला सकती हैं, अगर वो बुलाना चाहिए उसको। नहीं, मैं आपकी सबसे पहले तो सवाल नहीं समझा कि आपके जो फ्रेंड हैं वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड करती हैं। जी जी। उसका क्या ताल्लुक है दामाद को बुलाने से? जी सॉरी, इस चीज़ का क्या ताल्लुक है कि वो डिपेंड करती हैं अपने हस्बैंड पे? क्योंकि उनके पास अभी वीज़ा 2.5 साल का है, 2 साल का है, तो 2.5 साल बाद देखें उनका हो जाएगा। जिनकी शादी हुई है, जो आपकी फ्रेंड की जो बेटी हैं, जी, जिनकी शादी हुई है, मसला सिर्फ उनको बुलाने का है ना, उनके हस्बैंड को। जी जी, मसला उनके हस्बैंड को बुलाने का है ना, इशू तो वही है। हस्बैंड को। जी जी। तो क्या विजिट के लिए या सेटलमेंट के लिए? नहीं, सेटलमेंट के लिए। अच्छा, तो वो जो हैं जिनकी शादी हुई है उनके पास क्या स्टेटस है? वो अपनी माँ पे डिपेंड करती हैं। नहीं, माँ पे डिपेंड करना तो एक अलग इशू हो गया ना, लेकिन उनके पास वीज़ा कौन सा है? उसके पास भी अभी 2.5 साल का वीज़ा है ना। वो 2.5 साल का जो वो लीव टू रिमेन, जो लिमिटेड लीव टू रिमेन है ना, देखें उसमें वो अपने हस्बैंड को नहीं बुला सकती अगर उनके पास इनडेफिनिट होता है। आप उनकी वालदा को और पेरेंट्स को इस सिनारियो से निकालें जिस ख़ातून की जो शादी हुई है, अगर उन ख़ातून के पास जो है वो लिमिटेड लीव टू रिमेन है, वो 2.5 ईयर्स की, तो वो उस पर तो अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर नहीं कर सकती अनलेस के उनके पास इंडेफिनिट हो जाए और या फिर वो ब्रिटिश सिटीजन हो जाए ना। इसी सूरत में, इन्हीं दोनों सूरतों में वो अपने हस्बैंड को फिर स्पॉन्सर कर सकेंगी। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल आपका? जी मैं समीउल्लाह बात कर रहा हूँ, मैं साउथ हॉल से। जी समीउल्लाह साहब बोलिए। जाकिर भाई 2 क्वेश्चन है। जी जी बोलिए। जी, तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि मुझे अभी नेक्स्ट जो मतलब प्रीवियस ईयर था, मुझे 10 साल हो गए, तो फिर मैंने ILR के लिए अप्लाई कर दिया, तो अल्लाह का शुक्र है वो पिछले साल मुझे मिल गया। चलो मुबारक हो। अभी मैं पासपोर्ट के लिए अब साउथ हॉल से मिठाई आनी चाहिए। जी जी बोले, मैं मजाक कर रहा हूँ आपसे। जी तो जाकिर भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी मिसेस जो है ना अभी 2018 में उसके 10 साल होंगे।
जी। तो अभी पिछले मंथ मैंने उसके लिए स्पाउस के लिए अप्लाई किया था, उसको 2.5 महीने का इंशाल्लाह उसको वो मतलब वीजा मिला हुआ 2.5 साल का। जी। तो अब उसका जो उसके तकरीबन 2010 में 3 महीने और फिर 4 मंथ पाकिस्तान में गुजारे थे। जी। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो गैप आया है उन्होंने तो 3 महीने और 4 मंथ, ये तकरीबन टोटल आ जाते हैं 7 मंथ आ जाते हैं। तो उन्होंने ये पाकिस्तान में डिफरेंट टाइम पे गुजारे थे, 2 मरतबा सिर्फ ये टाइम पे, एक मरतबा 3 महीने के लिए गई थी और दूसरी मरतबा 4 महीने के लिए गई थी। जी। तो आया ये जो मतलब हॉलीडेज आ रहा है, तो ये हम अगर 2018 में इसके मैं 10 सालों पे मतलब अप्लाई करता हूँ, तो ये आया उसका कुछ असर करेगा इसके ऊपर? ये जो 3 और 4 महीने ये इन्होंने मतलब अलग अलग गुजारा ना टाइम पाकिस्तान में, मतलब एक मरतबा 3 महीने फिर दूसरी मरतबा 4 महीने साल में जी, डिफरेंट टाइम पे गुजारे एक ही साल में जी, एक ही साल में। हाँ, लेकिन डिफरेंट टाइम में ना, कंटिन्यूसली तो 6 महीने नहीं है ना। नहीं कंटिन्यूस 6 महीने नहीं। अगर ऐसी बात है तो फिर गैप तो उनका वो नहीं आता ना, वो कंटिन्यूटी रहती है। अच्छा जी, क्योंकि एक दोस्त मुझे कह रहा था इस तरह होता है, मैंने कहा यार मुझे तो पता है, बहरहाल मैं आपका शो मैंने पिछली वीक देखा तो फिर मैं तो फोन कर रहा था, लेकिन मेरा 6 महीने हो गया फिर 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा अगर कोई रहे तो वो फिर ब्रेक हो जाती है ना। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया समीउल्लाह साहब, उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं लंदन से फैसल बोल रहा हूँ। जाकिर साहब, मेरा सवाल ये है कि मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ और मैंने ये नेशनलिटी यूरोपियन लड़की से शादी करके ली। शादी मेरी हुई है 2008 में और उसके बाद मैंने 1 साल बाद जाके पाकिस्तान में शादी की है और वहाँ से मेरे 3 बच्चे हैं पाकिस्तानी बीवी से। इससे कोई बच्चा नहीं, इससे मैंने डिवोर्स कर दिया। अब मामला ये है कि मैं पाकिस्तानी बीवी को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। अगर मैं वहाँ जाके री मैरिज करूँ या यहाँ ये शो करूँ कि एज ए फियांसी पार्टनर, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो वो ये तो नहीं पूछेंगे कि भाई आपने पहले यूरोपियन से शादी की, उसके बाद आपने 1 साल बाद जी देखें, बिल्कुल शादी कर ली। जी बिल्कुल प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसमें कोई मसला नहीं होगा जब मैं अप्लाई करूंगा बुलाने के लिए? जी बिल्कुल, आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। मेरे ख्याल में बिल्कुल प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप नहीं, अगर मैं री मैरिज करूं या जी मैं आपको ये तो नहीं कह सकता, सॉरी, और बच्चे कहूं कि मेरे रिलेशन से हैं, पार्टनर से रिलेशन से हैं, देखें मैं सॉरी, मुझे आपकी बात काटनी पड़ेगी। मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि आप गलत तरीके से कोई गलत बयानी से करके करें कि आपकी शादी हुई है तो फिर दोबारा से री मैरिज करें या कोई ऐसी बात है। लेकिन बहरहाल बेहतर यह है आप किसी वकील के पास जाके इसको डिटेल में डिस्कस कर लें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? मैं आसिफ बोल रहा हूँ जी। सर मुझे ये एक इंफॉर्मेशन चाहिए थी। मैं अपनी सिस्टर का वीजा अप्लाई करना है, विजिटर। मुझे ये मालूम करना था कि उन्हें पाकिस्तान में कितने मंथ की स्टेटमेंट लगानी होगी और यहाँ पे मुझे कितने मंथ की स्टेटमेंट भेजनी होगी। और लास्ट, मैं इस वक्त पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ, बस ये मालूम करना। देखें, आपने अपने सिस्टर के वीज़े के लिए अप्लाई करना है, विजिटर वीज़ा, तो रिक्वायरमेंट कोई ये नहीं है कि मिनिमम इतना अरसे का कोई स्टेटमेंट हो, लेकिन बहरहाल बेहतर होता है कि 6 महीने की कम से कम अगर आप उनकी भी स्टेटमेंट और अपनी भी लगा दें तो बेहतर होता है। अब जहाँ तक जो रिक्वायरमेंट का ताल्लुक है, तो अगेन ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट भी लगाएं, क्योंकि अगर वो खुद ही सारा खर्चा अपना उठाएंगी और उनके पास इनफ पैसे भी हैं और वो काम भी करती हैं या बिज़नेस है या उनको सपोर्ट हासिल है और सारी की डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, तो आपकी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। बेशक आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो या फुल टाइम काम कर रहे हो, तो ये तो डिपेंड करता है उनके सर्कमस्टांसेस पे कि क्या उनकी सिचुएशन है क्या नहीं है। लेकिन जहाँ तक आपने पूछा है कितने महीने की लगाएं, तो बेहतर होता है कि 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह लगा लें। हाँ सॉरी सर, वो लास्ट टाइम आई थी यहाँ पे यूके, तो उन्होंने 3 मंथ की अपनी, वो वहाँ पे जॉब करती हैं, 3 मंथ की अपनी लगाई थी। इस दफ़ा सब मुझे कह रहे हैं नहीं 3 मंथ में रिफ्यूज ना हो जाए, 6 मंथ की लगाएं, तो इसलिए मैंने ये पूछा। तो मैंने इसीलिए आपको बता दिया कि बेहतर है कि 6 महीने की लगा दें। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक वक्फे का टाइम हो गया है, तो एक वक्फे पे जा रहे हैं, छोटी सी ब्रेक है, इंशाल्लाह किधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम द लॉ शो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। हमारे प्रोग्राम का ये आखिरी हिस्सा है, तो इसलिए बग़ैर कोई
वक्त ज़ाया किए हुए, चूँकि प्रोग्राम को ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम रह गया और ये आखिरी हिस्सा, अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं सादिक बोल रहा हूँ इलफर्ट से सर। जी सादिक साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरा यूरोपियन पासपोर्ट है पोर्चुगीज, मैं यूके में घर लेना चाहता हूँ, तो ले सकता हूँ सर? आपके पास पोर्चुगीज पासपोर्ट है ना? जी यूरोपियन। जी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, एज लॉन्ग एज आप मतलब अफोर्ड कर सकते हैं, मॉर्गेज वगैरह मिल सकती है, जो भी है वो अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन बहरहाल आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। जी दूसरा है कि मेरा मिसेस है ना सर, जी जी मेरे बेस पे 6 मंथ का वीजा लगा के इधर आई है यूके में, तो मैं दोबारा अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो कर सकता हूँ? वो 6 मंथ्स का वो उनके पास कौन सी नेशनैलिटी है? इंडियन नेशनलिटी। जी तो आप उनके लिए, वो भी विजिट वीज़ा पे आई हैं? जी जी विजिट वीजा, और मैं दोबारा से अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो उसका शायद 3 महीना हो गया है, तो वापस कर सकता हूँ? दोबारा से अप्लाई करना चाहते हैं, क्या मतलब मैं समझा नहीं। जी जी दोबारा से, यस यस। नहीं, दोबारा से अप्लाई करने से क्या, मैं समझा नहीं, दोबारा से उनके लिए विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? नहीं परमानेंटली, मतलब जो 5 इयर्स का देते हैं ना। जी जी अच्छा, वो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स? उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आप यहाँ पे ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे हो, यानी कि आप यहाँ पे काम कर रहे हो। ये काम तो कर रहा हूँ सर। जी तो अगर आप वो रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, आप दोनों शादीशुदा हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, जेन्युइन रिलेशनशिप है, तो इस सिलसिले में आपको अपने काम के डॉक्यूमेंट्स और अपना मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह सारी चीज़ें लगा के आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? मैं अली बोल रहा हूँ। जी अली साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी मुझे अपने बेटे के बारे में पता करना था। मेरा बेटे की ने अभी पाकिस्तान में शादी करनी है हमने ना, तो उसने अपना केस अप्लाई करना, तो पूछना मैं ये चाहता हूँ कि मुझे किसी ने कहा है कि वीजा लगने के 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर वापस आना पड़ता है। जी जी तो अगर जैसे वीजा लग जाता है, सेटलमेंट का वीजा जो लगता है, जी जी तो वो वीजा लगने के 15 दिन नहीं है, नॉर्मली 28 डेज होते हैं। पड़ेगा या कुछ ज्यादा टाइम है? नॉर्मली 28 डेज होते हैं जी। 28 डे? जी जी नॉर्मली। ओके, और ये किसमें कितना टाइम लग जाता है वीजा प्रोसेसिंग में? जी अराउंड 4 वीक्स, 4 to 6 वीक्स, ऊपर नीचे हो सकता है ऑब्वियसली। यानी कि जैसे फर्ज करो हमने मार्च के एंड पे शादी करनी है, जी जी, तो निकाह हमने दिसंबर में कर लेना जाकर ना, तो हमें केस किस यानी कि फरवरी में जमा कराना चाहिए या जनवरी में जमा करा देना चाहिए? देखें वो तो आप तक है कि आप कब जमा कराना चाहते हैं, लेकिन बहरहाल अगर आपने वापस मार्च में आना है या आप चाह रहे हैं कि वो मार्च में आए, आपकी जो डॉटर इन लॉ है, और तो शादी अगर दिसंबर में हो जाती है तो आपको चाहिए कि फिर आप जनवरी में अप्लाई कर दें। यानी कि जनवरी में हम अप्लाई करें, तो जैसे मार्च के एंड में ईस्टर की छुट्टियों में शादी करें, हम ये चाहते हैं कि वो साथ ही आ जाए इसी तरह। देखिए शादी का मतलब तो निकाह होता है ना, जब निकाह हो गया तो फिर शादी हो गई। आप अगर फंक्शन की बात कर रहे हैं तो वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन निकाह हो गया तो शादी हो गई। दिसंबर में अगर शादी होती है तो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? सर मोहम्मद वसीम बात कर रहा हूँ। मुझे पूछना था कि मैंने मेरी 10 इयर्स की लॉन्ग रेजिडेंसी एप्लीकेशन ड्यू है विद इन 10 डेज जी, तो उसके में वो पर्सनल हिस्ट्री मांगते हैं। मुझे 10 साल की पर्सनल हिस्ट्री देनी पड़ेगी या 5 ईयर की? तो अगर मेरे उसमें मुझे पे कोई पॉइंट्स हैं तो वो विद इन जो इस वक्त लाइसेंस पे हैं वो भी या जो उतर गए हैं वो भी मुझे बताने पड़ेंगे। मेरे सामने तो अभी फॉर्म नहीं है तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उन्होंने आपसे 5 इयर्स की पर्सनल हिस्ट्री मांगी है तो 5 इयर्स की दें, अगर 10 साल की मांगी है तो 10 साल की देंगे। इसी तरह पॉइंट्स के हवाले से अगर वो सवाल ये पूछ रहे हैं कि आपको लास्ट 2 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स में अगर कोई किसी किस्म की कोई पेनल्टी लगी है या सिविल लगी, तो फिर तो आप लास्ट 5 इयर्स के देंगे। अगर वो पूछ रहे हैं कि जी आपको कभी कोई ऐसी कोई पॉइंट्स वगैरह लगे हैं, तो क्योंकि मेरे सामने तो फॉर्म नहीं है, डिपेंडिंग की क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है ना, उस हवाले से आप जवाब देंगे। जी बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो जी हेलो जी जी जाकिर भाई उस्मान बात कर रहा हूँ साउथ हॉल से। जी जी उस्मान साहब बोलिए, क्या आपका क्या सवाल है और बोलिए। जाकिर भाई मैं अभी 33 महीने का वीजा लगा था लास्ट ईयर, मेरा 1 साल हो गया मुझे आए हुए। जी जी क्या स्पाउस वीजा लगा था? जी स्पाउस वीजा था? जी स्पाउस वीजा था मेरा। मैं आपके पास आया था 2011 में। अच्छा। आपने कहा था वापस चले जाओ ज्यादा बेहतर रहेगा, तो मैं वापस चला गया था पाकिस्तान। जी जी। तो जब मैं उधर, आपने कहा था उधर से अप्लाई करो, तो उधर से मैं 2 साल के बाद मेरा वीजा लग गया था, मैं आ गया था वापस। 2 साल हो गया मुझे आए हुए इधर। ठीक ठीक। तो अभी मुझे ये बताएं कि मैं इंडेफिनिट के लिए कितना उससे बात कर सकता हूँ? इसके बाद दोबारा मुझे वीजा लेना पड़ेगा? कितनी ड्यूरेशन मुझे पूरी करनी पड़ेगी? आपको वीजा कब मिला था? ये लास्ट ईयर मुझे मिला था, एक पूरा साल हो गया। मैं आया था 13 सितंबर को 2015 में आपको मिला ना जी, जी। आपको इसके बाद दोबारा एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी। जी जी। और जब आपको 5 साल कंप्लीट कर लेंगे आप यहाँ पे स्पाउस वीजा के लिए, तो फिर आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अच्छा, एक और चीज थी मेरी, जो मैं 2 जॉब्स कर रहा हूँ, ठीक है। मैं स्पाउस वीजा पे घर ले सकता हूँ या नहीं ले सकता? जब स्पाउस वीजा पे हूँ तो मैं घर ले सकता हूँ? जी बिल्कुल आप ले सकते हैं, आपको कानूनी कोई उसमें रुकावट नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं या आप मॉर्गेज ले सकते हैं, मिल सकती है आपको, तो आप बिल्कुल घर ले सकते हैं। लीगली आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप घर नहीं ले सकते। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी। जी हेलो। हाँ जी, पहले मैं स्टूडेंट आया था ना यहाँ पर। जी जी। तो मेरा वीजा होने होते मेरे यहाँ के ब्रिटिश लड़की से शादी हुआ। मैं इंडिया से जाकर स्पाउस वीजे पर आया। अभी मैंने इंडेफिनिट के लिए अप्लाई किया तो इन लोगों ने रिफ्यूज कर दिया। बोलते हैं तुमने स्टूडेंट टाइम का नहीं बोला, बोले तुमने पहले ट्वाई का कोर्स किया था उसके बारे में। जी। तो अभी मेरे को रिफ्यूजल लेटर इंडेफिनिट नहीं दिया और रिफ्यूजल कर दिया। अभी मैंने रिफ्यूज लगाया हुआ है, तो वो इंडेफिनिट देने में कोई दिक्कत मिले क्या होगा अभी? क्योंकि इन लोगों ने वो पुराना स्टूडेंट वाला निकाल दिया है। बोलते हैं कि तुमने ट्वाई का किया, ट्वाई का जो था वो फ्रॉड वाले हुए थे। जी। मैंने बोला मैंने अभी आपने अपील की हुई है? अपील किया हुआ है। जी आप देखें, अगर आपने टॉय खुद से किया है तो आपको चाहिए कि आप ज़रूर इस चीज़ को फाइट करें, क्योंकि देखें टॉय का खाली आपके अकेले का मसला नहीं है। बहुत से लोगों को होम ऑफिस ने इस वजह से रिफ्यूज़ किया था बग़ैर कोई सबूत के उनके अगेंस्ट कि आपने टॉय का किया था, तो इस वजह से हम आपको लगा रहे हैं, आप पे डिसेप्शन लगा रहे हैं, या आपने खुद से नहीं किया। और जो इस सिलसिले में जो हायर कोर्ट हैं या अपर ट्रिब्यूनल का जो है वो डिसीजन आया, तो उन्होंने उसमें यही कहा कि होम ऑफिस के पास कोई उनको ज़्यादा कोई सबूत नहीं है कि जिससे ये बात क्लियर हो कि जो सारे लोगों ने टॉय का जो उस सिचुएशन में किया है या उन डेट्स में किया है, तो वो सारों ने कोई डिसेप्शन से काम लिया है। सर मेरा सोलिसिटर बोलता है जब आपके बच्चा होगा आप होमर राइट का भी पा सकते हैं, लेकिन बच्चा तो खुदा के हाथ में होता है ना। मैं कैसे यहाँ से और किसी का मैं अडॉप्ट भी कर सकता हूँ? देखें बात यह है कि वो तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि बच्चा तो खुदा के हाथ में होता है, तो वो तो एक अलग सिचुएशन है। आप बच्चे अडॉप्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा है, चूँकि होम ऑफिस ने आपके अगेंस्ट ये एलिगेशन लगाया है कि आपने टॉय का वो जो गलत तरीके से किया है, तो होम ऑफिस के पास अगर कोई प्रूफ नहीं है आपके अगेंस्ट और आप उनको और कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हैं कि आपने ख़ुद किया है, तो जो है मेरा नहीं ख्याल कोई ज़्यादा मसला होगा। आपको चाहिए इस सिलसिले में किसी वकील से जो है वो मशवरा करें। टॉय के बहुत से केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें होम ऑफिस ने फिर ऐसा किया था, लेकिन बाद में कोर्ट ने होम ऑफिस के अगेंस्ट फैसला किया और कोर्ट सेटिस्फाइड थी कि लोगों ने ख़ुद से वो केस किया है। तो इसलिए आप किसी वकील से जाके मशवरा करें, मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा मसला आपको नहीं होगा इस सिलसिले में। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं वहीद बोल रहा हूँ ब्रेडफोर्ड से। जी वही साहब बोलिए, क्या सवाल है? जी मेरे आपसे 2 सवाल हैं। देखिए मेरी वाइफ आई है तकरीबन यहाँ पे 1.5 साल हो गया है सेटलमेंट के वीजे पे, और उसने वहाँ पे वो इंग्लिश का कोर्स किया था, वहाँ पे जो इंग्लिश का कोर्स अभी कर रहे हैं लोग वो किया था। तो यहाँ पे अभी उसका 2.5 साल के बाद वीज़ा एक्सटेंशन कराना है और 2.5 साल के लिए। तो
उसके लिए वो मैंने वकील से पूछा है, एक वकील से, तो वो कह रहा है कि वो जो लेवल A1 है वो चल जाएगा इसके नेक्स्ट एक्सटेंशन के लिए, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि नहीं चल रहा। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि वो चल जाएगा या कि दूसरा? देखिए A1 जो है वो चल जाएगा। अभी फ़िलहाल तो कानून यही है, अगर वो कोर्स करके आई हैं, A1 करके आई हैं जिसकी बेसिस पे उनको यहाँ पे वीज़ा मिला है, तो वो चल जाना चाहिए। A1 की ही रिक्वायरमेंट है एक्सटेंशन के लिए। हाँ, जब वो इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करती हैं तो उस वक्त जो रिक्वायरमेंट उसके लिए जो B1 की रिक्वायरमेंट है तो उनको फिर तो ये जो कुछ कह रहे हैं कि लेवल A2 करना पड़ेगा, वो नहीं है, ये लेवल A1 ही है जी। अभी फ़िलहाल तो वही है जो करके आई हैं जी। अच्छा, और दूसरा ये है कि मेरी वाइफ का वीज़ा ख़त्म होगा नेक्स्ट ईयर को जुलाई में, तो उससे पहले अगर वो पाकिस्तान जाना चाहे, क्योंकि हमारी एक शादी है वहाँ पे, तो उसमें कितना वो टाइम वहाँ पे रह सकती है, कितने टाइम के अंदर? देखें, पहली बात तो ये है कि जुलाई में जो उनका वीज़ा ख़त्म हो रहा है, तो जब वो उन्होंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना, उससे 2-3 महीने पहले वो ये इंग्लिश की रिक्वायरमेंट भी जो है ना, वो क्योंकि वक्त के साथ साथ तब्दील होती रही, तो उस वक्त किसी वकील से कंफर्म कर लीजिएगा। जो पाकिस्तान जाने वाली बात है कि पाकिस्तान में वो साल में मैक्सिमम 6 महीने मुल्क से बाहर यानी कि यूके से बाहर रह सकती हैं। तो अगर वो पाकिस्तान जाना चाहती हैं कुछ तो ज़्यादा अरसे के लिए नहीं, आमतौर पर बेहतर ये होता है कि 2-3 महीने के अंदर अंदर ही जो है वो साल में रह जाए, ताकि किसी किस्म की कोई ज़्यादा क्वेश्चनिंग ना हो। तो अगर वो थोड़े अरसे के लिए पाकिस्तान जाना चाह रही हैं शादी के लिए, महीने 2 महीने के लिए, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? जी मैं ऑक्सफोर्ड से बात कर रही हूँ, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। जी बोलिए। जी वैसे तो मुझे 12 साल हो गए इस मुल्क में, 2 बच्चे मेरे, बड़ा बेटा 10 साल का है और छोटी बेटी है जो वो 3 साल की है। तो एक बार मुझे 3 साल की स्टे मिली है, फिर दोबारा मैंने अप्लाई किया, फिर मुझे 3 साल की मिली है जी। तो पूछा ये है कि अभी मैंने इंडेफिनिट स्टे अप्लाई करनी है, तो क्या मुझे लाइफ एंड यूके का टेस्ट देना पड़ेगा? नहीं, आपको चूंकि पुराने रूल्स के तहत डिस्क्रेशनरी लीव जो मिली थी 3-3 साल की, अब तो 2.5 साल की होती है और उसमें 10 साल गुजारने पड़ते हैं। लेकिन 2012 से पहले जिनको मिली थी, या उन लोगों ने 2012 से पहले जिन लोगों ने अप्लाई किया था, तो उनको 6 साल के बाद इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो इंडेफिनिट के वक्त लाइफ इन द यूके इंग्लिश किया उन्होंने। और एक बात और भी आपसे पूछनी है। जी पूछिए। कि अभी हमारा डिवोर्स हो गया, मैं सेपरेट रहती हूँ, तो बच्चों के साथ रहती हूँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं काम नहीं करती हूँ या कुछ, वो इस तरह का सवाल नहीं पूछेंगे? देखें, ऑब्वियसली अगर आप काम कर रही हो, टैक्स वगैरह दे रही हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो बेहतर होता है। लेकिन चूँकि आपके बच्चे भी हैं, वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बच्चों की एज आपने जिस तरह बताया 3 साल और 10 साल का, ख़ास तौर पे जो 10 साल का बच्चा है उसको यहाँ पे रहते हुए कितना अर्सा हो गया? मुझे तकरीबन 12 साल के 13 होने वाले। आपका बच्चा जो है वो 10 साल वो जो यहीं पे पैदा हुआ है और रह रहा है 10 साल से? बच्चे दोनों यहाँ के हैं जी। तो इस वजह से अगर आप काम नहीं कर रही तो फिर भी मेरे ख्याल में आपको जो है कुछ ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप काम कर रही हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि बच्ची जो है वो बहुत छोटी थी ना, वो अभी 3 साल की भी नहीं, 2 साल की है अभी भी वो। जी तो इसलिए ठीक है, दैट्स फाइन। मैंने जैसे कहा है कि चूंकि आपके पास ऑलरेडी डिस्क्रेशनरी लीव है और अब आप आपके बच्चों को भी यहाँ पे रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया, ख़ास तौर पे जो 10 साल वाला बच्चा है, तो आप जो है वो कर सकती हैं अप्लाई। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो आपका बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ है वो ब्रिटिश है? जी दोनों बच्चे ब्रिटिश हैं। जी दोनों बच्चे ब्रिटिश हैं। हाँ तो ठीक है, दैट्स फाइन, फिर मेरे ख्याल में आपको कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का जो है वो टाइम ख़त्म हो गया, इसलिए मज़ीद आज हम कॉल्स नहीं ले सकते। जिन लोगों से बात नहीं हो सकी, इंशाल्लाह ज़िंदगी हुई तो नेक्स्ट वीक इसी टाइम पे यानी कि शाम 6 बजे के टाइम आपसे वीनस टीवी पे दोबारा नेक्स्ट ट्यूसडे को मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।